स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज का सेशन है हमारे टेस्ट के डिस्कशन के बारे में, जो एवरी संडे आपके लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली, जो आपसे हमने टेस्ट में पूछे थे। देखेंगे कि क्या थे उनके सही आंसर्स, क्या लग रहे थे उनके पीछे के कॉन्सेप्ट, प्लस किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से आपको सिखाई जाएगी। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक नॉलेज बिल्कुल 101% तक मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब्राहम मैस्लो इज रिलेटेड टू। जो अब्राहम मैस्लो है वो किससे संबंधित है? इनका नाम आपने सुना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में थ्योरी पढ़ाई है। तो आपको बताना है कि किससे रिलेट करते हैं। पहला कॉग्निटिव अप्रोच यानी कि संज्ञानात्मक उपागम, दूसरा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावाद उपागम, तीसरा है बिहेवियरिज्म अप्रोच यानी कि व्यवहारवाद उपागम, एंड डी है नन ऑफ द अबव यानी कि कोई नहीं। अब आपको याद होगा तो आपकी क्लास रखी गई थी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। उसमें मैंने आपको कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वहाँ पर मैंने आपको अब्राहम मैस्लो का जिक्र भी किया था कि वो किस स्कूल से, कौन से अप्रोच से रिलेट करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी जिससे आपको ईजिली ये चीज़ें याद रह सकती हैं। अब अब्राहम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? हमें दी थी उन्होंने थ्योरी ऑफ जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी, नीड्स वाली थ्योरी दी थी इन्होंने हमें, ठीक है। अब नीड्स किसकी होती हैं? नीड्स ह्यूमंस की होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस की ही काम होता है अपनी नीड्स के लिए काम करना, उनको पूरा करना। तो किससे रिलेट हो गई इनकी थ्योरी? इनकी थ्योरी रिलेट हो गई बच्चों ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से, यानी कि मानवतावाद से। इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं कि ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। ये एक तरीके से आप मानिए आपका शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसको रिलेट कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When the same group of individuals is studied over a period of time, the study is known as। जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है तो यह विधि कहलाती है। अब आपको मैंने 2 प्रकार की बताई थी स्टडीज, ठीक है। एक पढ़ाई थी मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी पढ़ाई थी मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल। चलिए हमें पता है कि हमने 2 पढ़ी थी। तो ये सीक्वेंशियल और रिकैप्चुलेशन, यानी कि ये जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब बचा आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड आपका बचा क्रॉस सेक्शनल। अब आप देखिए आपको क्या पढ़ाया गया था। लॉन्गिट्यूडनल में बताया गया था कि जब आपको रिसर्च करनी हो कि किसके अंदर डेवलपमेंट या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको रिसर्च करनी है, तो आप सपोज कीजिए आपने 4 बच्चे ले लिए, ठीक है। जब से वो बचपन से हैं, आप जब से उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते रहोगे और उन्हीं 4 बच्चों को आप ऑब्जर्व करते रहोगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो क्या हुआ, आपने सेम ग्रुप, सेम इंडिविजुअल्स पर अलग अलग टाइम पर रिसर्च किया। लॉन्गिट्यूडनल में हमने ये पढ़ा था, यानी कि कलाक्रोनोमिक में। अगला है क्रॉस सेक्शनल। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बोला गया, अरे भैया इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, इससे अच्छा 4 बच्चे उठाओ 2 साल के, 4 बच्चे उठाओ 6 साल के और 4 बच्चे उठाओ 8 साल के। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो वो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया होगा तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका क्रॉस सेक्शनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब आप उन्हीं इंडिविजुअल, उन्हीं लोगों का अलग अलग टाइम पे जब आप उनके ऊपर स्टडी करें तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि कालानुक्रमिक विधि। तो आंसर यहाँ से क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इजी था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारी ये टेस्ट सीरीज देख रहा है तो बच्चों आप हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हमारे यहाँ पर आपको पीआरटी के सेक्शन बी की प्लस मैथ्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लस आपको टेस्ट भी हर संडे हम फ्री में ही अवेलेबल कराते हैं, जिसका डिस्कशन हम यहाँ पर अभी फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। जो व्यवहारवादी विचारधारा के लोग हैं उनके हिसाब से टीचर क्या है? टीचर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है कि टीचर के पास ज्ञान का भंडार है। ऑप्शन बी, टीचर एक लीडर है यानी कि नेता है। ऑप्शन सी, टीचर जो है सुपरवाइज करता है यानी कि
उनका बच्चों के जो अधिगम क्रियाएं हैं उनका पर्यवेक्षक है। अगला है टीचर अप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस को बनाता है, यानी कि उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता है। अब आप देखिए किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि रटना कुछ नहीं है। रटना क्या है, रटनी यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीजें होती है कि कौन सी आपकी कमेटी कब बनी या फिर कौन सी स्टेटमेंट किसने दी, ये चीजें देखो रटने वाली होती है, थोड़ा जीके जैसा पार्ट है। बाकी आपको पार्ट बी में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चंस को तोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको क्या पूछा, बिहेवियरिस्ट के हिसाब से। बिहेवियरिज्म में हमने 2 के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो। हमने पढ़ा था पैवलोव के बारे में, ठीक है, और हमने पढ़ा था स्किनर के बारे में। इन्होंने 2 लर्निंग की थ्योरीज दी थी। इन्होंने दी थी बच्चों हमारी क्लासिकल थ्योरी और इन्होंने दी थी हमारी ऑपरेंट थ्योरी। क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया था, थ्योरी में कुछ ना कुछ कंडीशन बनाई थी ऐसी जिसकी वजह से जो कुत्ता है या फिर जो भी एनिमल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको उस चीज़ की हैबिट पड़ जाए। चाहे किसी ने पिंजरे में बंद कर लिया, चाहे किसी ने बार बार घंटी बजा के खाना दिया, तो क्या हुआ, उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट करी जिस सिचुएशन के अंदर उनके जानवरों की लर्निंग हुई। तो बिहेवियरिज्म के हिसाब से क्या होता है कि जो टीचर है वो ऐसी कंडीशंस बनाता है जिसकी वजह से बच्चों की अच्छे प्रकार से लर्निंग हो सके। तो यहाँ पर इस हिसाब से कॉन्सेप्ट से देखिए आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल फिट है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में यही चीज़ें होती हैं। चलिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है सारे तो कोई टफ नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. The effectiveness of a multimedia approach in teaching can be answered through. शिक्षण में बहुमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि अगर अपनी क्लास में आप मल्टीमीडिया, यानी कि जैसे मल्टीमीडिया मान लीजिए आप टेलीविज़न का, कंप्यूटर का या फिर किसी भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि कितना ज़्यादा कारगर रहेगा ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको बताना है कि अगर आप मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं तो वो कितना इफेक्टिव रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है। ध्यान से समझिए कॉज एंड इफेक्ट कैसे। कॉज क्या है, अगर मल्टीमीडिया लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, यही चीज़ है ना क्लियर। और कॉज और इफेक्ट वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी कि जहाँ पर भी हमें किसी कॉज यानी किसी की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हमें ये चीज़ें जाननी होती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ आपको क्लास में बताई भी गई थी। एग्जाम में डायरेक्टली एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि बताओ कॉज एंड इफेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, नहीं, इसी तरीके से घुमा के पूछेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण द्वारा यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन लाई इन। जो आपका शिक्षा में मनोविज्ञान है उसका सबसे बड़ा मुख्य योगदान क्या है। पहला है प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक फाउंडेशन। उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक फाउंडेशन यानी कि एक साइंस के रूप में टीचिंग को प्रस्तुत कर दिया। ऑप्शन बी, इससे पता चला कि क्या गोल्स है जो टीचर्स को पूरे करने हैं पढ़ाते हुए। ऑप्शन सी, कि एजुकेशनल प्रोसीजर मतलब कि किस तरीके से उनको सफल बनाया जा सकता है, जो अच्छे हैं उनको पहचानना, या फिर अलग अलग ऐसे प्रोसीजर, टीचिंग प्रोसीजर निकालना, उनको कंपेयर करना और बताना कौन कितना ज़्यादा अच्छा है। अब आप देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब आपको याद हो तो हमने साइकोलॉजी के स्कूल्स पढ़े थे, ठीक है। वो भी क्या है, एक तरीके से आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया हमारा फंक्शनलिज्म, उसके बाद हमारा आया बिहेवियरिज्म। मतलब इस तरीके से करके हमारे अलग अलग स्कूल्स आए। तो ये क्या है, उन्होंने हर बार एक दूसरे को एक साथ कंपेयर किया कि भैया नहीं, उसका स्कूल वाला में थोड़ी सी कमी थी, जो मैंने स्कूल ऑफ थॉट बताया है, जो विचारधारा मैंने बताई है वो बिल्कुल सही है। तो हर किसी ने क्या किया, वो कंपेयर करते रहे कि किसकी सोचने की जो स्कूल है, किसके हिसाब से कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी आपको सेम यही बात लिखी है कि कंपेयर करें कि जो भी आपके अलग अलग टीचिंग प्रोसीजर होते हैं कौन सा ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि जो ज़्यादा कारगर यानी कि जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपको उन्हीं प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है अपनी कक्षा में। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है कि हमारा बच्चा
जो हमारे साथ पढ़ रहा है वो एकदम बेहतर तरीके से पढ़ सके। तो देखिए हमने किस तरीके से अपना वो साइकोलॉजी के स्कूल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया और बिल्कुल हमारा सही आंसर हमें मिल गया। मैं आपको इसलिए बताती हूँ इतना डिटेल में ताकि आपको पता चले कि कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाए जाते हैं। नहीं तो मैं चाहे तो फटाफट आपको आधे घंटे में पूरा टेस्ट का आंसर बता के एक साइड हो सकती हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स लगाना आए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका सबसे ज्यादा बड़ा मकसद क्या है? पहला कि कंट्रीब्यूट करे कि किस तरीके से जो शैक्षिक हमारी जितने भी हम प्रोसीजर कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए, एजुकेशन की जो प्रैक्टिसेस हो रही है हम उनको समझ सके। अगला है टीचर को जो है और ज़्यादा बताया जा सके कि मतलब किस तरीके से उनकी ज़्यादा अहमियत है बच्चों की शिक्षा में। अगला ऑप्शन है कि ये बताता है कि किस तरीके से आपको तैयार करता है एक तरह से बैकग्राउंड कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ये बेसिकली आपको थ्योरी प्रोवाइड करता है। अब आप देखिए मैं सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाऊंगी, बिल्कुल फिट बैठेगा क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़्यादातर आपको रिलेट करना है साइकोलॉजी जो आपके स्कूल्स पढ़ाए थे उनसे। अब उसमें भी क्या था, अलग अलग आपको प्रोसीजर बताए गए थे, ठीक है, कि किस तरीके से कौन से में क्या आता है, किस तरीके से बच्चा सीखता है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो सेम यही है, यहाँ से हम समझते हैं कि अलग अलग जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, या तो बिहेवियरिज्म है या कॉग्निटिज्म है या फिर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिज्म है, फंक्शनलिज्म है, इतने सारे हैं, उनके बारे में आप ढंग से समझ सके। क्योंकि जब आप उनको समझेंगे उसके बाद ही आप उनको अपनी कक्षा में यूज में ला सकेंगे। तो क्लियर है? तो सबसे बड़ा जो मुख्य एम होता है वो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 100% 1 मार्क गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पुराना मेथड साइकोलॉजी में क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या क्लिनिकल। अब सबसे पुराना मेथड कौन सा होगा जो कि सबसे पुराने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में इस्तेमाल हुआ होगा? और सबसे पुरानी जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो थी हमारी स्ट्रक्चरलिज्म, और स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन। ये चीज़ तो सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ें आपको समझाई थी और ये भी बोला था यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है इसका आंसर सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज अ मेथड स्टैंड रिजेक्टेड बाय, जो अंतर्निरीक्षण की विधि है उसको किसने नकारा? फंक्शनल स्कूल ने, बिहेवियरिज्म में, साइकोएनालिसिस ने या फिर गेस्टकॉल्ट ने, ठीक है। अब आप देखिए हमने पढ़ा था पहले स्ट्रक्चरलिज्म, देन हमने पढ़ा था फंक्शनलिज्म, देन हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म। अब आप देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म है उन्होंने ही इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद आया फंक्शनलिज्म, इन्होंने बोला कि भैया देखो इंट्रोस्पेक्शन जो है वो गलत है, उस तरीके से आप ढंग से किसी को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, अब बाद में चाहे इस चीज़ को कितने लोगों ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन सबसे पहले तो रिजेक्ट वही करेगा ना जो उसके बाद आएगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म वाले जो थे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल स्कूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, the needs and interest are to be kept in mind while teaching in the class. Which one out of the following favors this approach? जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बच्चों की नीड और इंटरेस्ट, बच्चों की कितनी रुचि है पढ़ने में, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये किससे रिलेट करता है? साइकोलॉजिकल से, फिलोसॉफिकल से, इवैल्यूएशन से या फिर मेथडोलॉजी से। तो अगर आपको याद है तो एक जगह मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको उनकी साइकोलॉजिकल का ध्यान रखना पड़ता है। साइकोलॉजिकल मतलब वो साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो, अपने मन से, अपने दिमाग से, हर तरीके से बच्चा तैयार हो। यानी कि
यहाँ से क्या मतलब निकला कि उस बच्चे का इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, उस बच्चे की जो नीड है वो पूरी हो रही हो, तभी वो बच्चा ढंग से जो है हमारी कक्षा में बैठकर लेसन को सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आंसर आपका रिलेट करेगा साइकोलॉजिकल से। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको सेम बात यहाँ पर गिवन है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो फंक्शनलिज्म था, यानी कि जो आपका प्रकार्यवादी था, उसको किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। इसमें ऐसा कुछ आपको समझाने वाला नहीं है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A group of young children have become inattentive in the class. Which of the following strategy is more appropriate to regain their attention? आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका अटेंशन है वो कक्षा में नहीं रहे, मतलब कि वो ध्यान से आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप बताइए इनमें से क्या चीज़ करेंगे आप ताकि उनका अटेंशन आप अपनी तरफ खींच सके। पहला, आप उनसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बेसिकली थोड़ा गेम खिला दिया या फिर कुछ भी करा दिया, फिजिकली आप उनको कुछ करा देंगे। अगला है क्लास की छुट्टी कर देंगे, आज हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे भैया, तुम नहीं पढ़ रहे हो। अगला है बच्चों को बोलेंगे शांत हो जाओ, ध्यान दो। एंड नेक्स्ट है कि बच्चों को बोलेंगे जाओ बाहर जाके घूमो, खेलो, ऐश करो, क्योंकि पढ़ तो तुम रहे हो नहीं। तो आप देखिए ये चीज़ ना बहुत आपको आगे जाके अपनी टीचिंग में भी लानी, जब स्कूल्स में सब ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आपकी क्लास इनअटेंटिव होती है तो ये अपनाया हुआ आजमाया हुआ तरीका है। आप उस टाइम उनको छोटी सी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करा दिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी के टीचर हैं, तो वो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर उनका अटेंशन नहीं है तो आप बेसिकली उन्हें क्या करा दो, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, हैंड्स अप हैंड डाउन, या फिर क्लैपिंग एंड इस तरह की कोई भी आप छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी उन्हें करा दो। तो आप देखना वो जितने भी मतलब इनअटेंटिव थे या इधर उधर ध्यान नहीं था, सबका ध्यान एकदम आपकी तरफ आ जाएगा। ये बिल्कुल 101% गारंटीड आजमाई हुई तकनीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ से? चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कि आप उन्हें एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द सक्सेस ऑफ टीचर इज। शिक्षक की सफलता कब मानी जाती है? अगर मैं कहूँ कि मैं कितनी सफल हूँ तो ये कैसे माना जाएगा? सबसे पहला, हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि उसके बच्चे कितने ज़्यादा उपलब्ध हुए हैं। अगला कि मेरे अंदर, यानी कि मैं एक टीचर हूँ फिलहाल आपकी, मेरे अंदर क्या पर्सनालिटी है। अगला, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ। अगला है मेरा कैरेक्टर कैसा है। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला होगा वो हमेशा होगा आपकी टीचिंग, क्योंकि अगर आपकी टीचिंग अच्छी होगी तभी जाके आपके बच्चे अचीव करेंगे। डायरेक्टली आप हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट पर आंसर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बेस क्या होगा, आपका बेस है आपकी टीचिंग। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ ही नहीं तो क्या गारंटी है कि आप अचीव करेंगे? नहीं करेंगे। तो सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगी, मेरी सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उसका अच्छा शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड। अगर आपकी क्लास में आपको इंटरेस्ट यानी कि रुचि बनाए रखनी है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, आप उनको स्टोरी सुनाएंगे या फिर आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखिए, जब भी आपको मेंटेन करना हो ना इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि बनाए रखनी है, तो उनसे बातें करते रहो, उनसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहोगे तो हमेशा ना बच्चों को रहेगा कि अच्छा हमें ना ध्यान देना है, क्योंकि मैम हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकती हैं और हमें मैम की बातों का जवाब देना पड़ सकता है। तो क्या करना है, आपको डिस्कस करना है बच्चों के साथ टॉपिक को, तो उस टाइम पर उनका इंटरेस्ट बिल्कुल बना रहता है। अब आप देखिए, जब भी आशीष सर आपका लाइव सेशन रखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका फुल इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर आपके साथ डिस्कशन हो रहा है, आपसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, आपका जवाब दिया जाता है, या फिर आपसे सर कुछ पूछते हैं तो आप उनका जवाब देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्लास के अंदर बना रहता है। तो यहाँ से देखिए एकदम हमारा जो आंसर है बिल्कुल फिट बैठता है, हमने रियल लाइफ में इसको अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका, चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट रिस्पेक्टिवली।
आप बताइए मेजरमेंट यानी कि जो माप है और असेसमेंट यानी कि जो आपका आकलन या फिर मूल्यांकन, बेसिकली आकलन कहेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहला ऑप्शन है मेजरमेंट है अचीवमेंट कि किसी ने कितना उपलब्ध किया है, और असेसमेंट है किसने अच्छा कितना परफॉर्म किया है, प्रदर्शन किया है। अब आप देखिए मेजरमेंट में आप क्या करते थे, मैंने आपको मेजरमेंट भी पढ़ाया है और मैंने आपको असेसमेंट भी पढ़ाया है। मेजरमेंट में आप बेसिकली क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स में आप मापते थे कि किसने कितना स्कोर किया है, और वही हम बात करते थे असेसमेंट की। तो असेसमेंट के अंदर बच्चों आप क्वांटिटेटिव के साथ साथ आप क्वालिटेटिव चीज़ें भी इंक्लूड करते थे, यानी उन्होंने कितना नंबर अचीव किया उसके साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ क्या है, मतलब क्लास में अच्छे से बिहेव किया या नहीं किया, कितने अच्छे से स्कोर किया, कितने अच्छे से टीचर की बातें सुनी, हर एक चीज़ आप इसमें रिकॉर्ड करते थे। तो आप देखिए हमें ये चीज़ कहाँ पर ऑप्शन में दिख रही है, फर्स्ट नंबर पे यही चीज़ है। मेजरमेंट इज अचीवमेंट, हमने कितना अचीव किया, ये हमें कैसा पता चलेगा, हमें हमारा स्कोर कार्ड, हमारे जो नंबर्स होते हैं उसके थ्रू पता चलेगा। तो क्या हुआ, मेजरमेंट अचीवमेंट हो गया, और असेसमेंट क्या हो गया, हमारा पूरा परफॉर्मेंस हो गया कि हमने कितना नंबर स्कोर किया, साथ साथ हमारा क्लास में बिहेवियर कैसा था, हमने कितना इम्प्रूव किया, हर एक चीज़ आपके परफॉर्मेंस के अंदर आती है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से क्या रिलेट करता है। अब आपको याद होगा तो मैंने ना आपको छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप बताया था इवेल्युएशन का। क्या बताया था, फॉर्मूला टाइप। इसमें क्या होता था, आप क्वालिटेटिव यानी आपने जो भी बच्चे के गुण हैं उसके बारे में जो चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। अगला है क्वांटिटेटिव यानी बच्चे ने जो भी स्कोर किया है वो रिकॉर्ड करते थे, प्लस उसके ऊपर आप वैल्यू जजमेंट, आप जजमेंट भी देते थे कि क्या कितना अच्छा किया, कितना और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, सब चीज़ें। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट, मेजरमेंट जो है वो आपका आ जाएगा क्वालिटेटिव में, असेसमेंट मेजरमेंट आ जाएगा क्वांटिटेटिव में, असेसमेंट आ जाएगा क्वालिटेटिव में, और वैल्यू जजमेंट आ जाएगा वैल्यू डिसीजन में। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही मापन, आकलन और मूल्य निर्णय तीनों ही आपके इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं, यानी कि मूल्यांकन के अंदर आते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए, which of the following is the main tool and method of qualitative and analytical estimation? निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक और विश्लेषणात्मक आकलन का मुख्य उपकरण और तरीका है। आपको बताना है कि कौन से आप टूल का, आप कौन से टेस्ट का, कौन से तरीके का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप क्वालिटी में और चीज़ों को एनालाइज कर सके प्रॉपर तरीके से, किसका यूज़ करेंगे। अब आप देखिए ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू आप किस तरीके से बच्चों का एनालाइज करेंगे, ये तो कोई तुकी नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। अचीवमेंट टेस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों की क्वांटिटी मापते हैं, अभी मैंने पहले बताया क्वालिटेटिव तो अचीवमेंट में नहीं मापी जाएगी, तो ये गलत हो गया। अगला है फोकस ग्रुप फील्ड वर्क, आपने फील्ड वर्क में बच्चों को भेज दिया, फील्ड वर्क के थ्रू भी ये चीज़ें नहीं हो पाती। अब देखिए केस स्टडी, केस स्टडी में क्या करता था, आप बिल्कुल डीप में स्टडी करते थे बच्चे के बारे में, आप डीप में बच्चे को एनालाइज करते थे। तो यहाँ से देखिए एनालिटिकल एस्टिमेशन आपका केस स्टडी से रिलेट करेगा। प्लस जब भी आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो उसमें आप ये भी देखेंगे बच्चा कितने अच्छे से काम कर रहा है, उनकी क्वालिटी भी मापेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। Which of the following is the clear means of assessment of learning? इनमें से कौन सा आपका आकलन करने का सही मतलब है। पहला कि आप उनके रिटन टेस्ट लीजिए, ओरल टेस्ट लीजिए। अगला है रिटन ओरल कॉम्प्रिहेंशन, हर तरीके का टेस्ट लीजिए। अगला है आप उनके स्कोर भी बनाइए, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखिए असेसमेंट में क्या होता था, आप उनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर तरीके का लेते थे। तो आपका ओरल टेस्ट लेना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेना, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताना, उनके ग्रेड्स बताना, हर एक चीज़ आपकी असेसमेंट में इंक्लूड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Which of the following option type is there while choosing the capital of state take care of factors like public service, location, market, climate?
राज्य की राजधानी का चयन करते समय लोक सेवा स्थान, बाजार और जलवायु जैसे कारकों को ध्यान में रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकार है। अब देखिए आपको ना यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, पब्लिक सर्विस, लोकेशन, मार्केट, क्लाइमेट। जब आपको 4 विकल्प दिए हैं तो ये कौन से तरीके का होगा, बाकी क्वेश्चन में घुसो ही मत। क्या ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में, या फिर ये मल्टीपल चॉइस है, या बायो ऑप्शन है, या फिर सिंगल है आपका। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपके इसमें आपके मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं, उसमें आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, लेकिन ये हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, और 4 ऑप्शन हमें कहाँ दिए होते हैं, हमें दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप में। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन टाइप फॉर वेरिफिकेशन ऑफ चेकलिस्ट। आपको चेकलिस्ट के बारे में पढ़ाया था, तो बताइए चेकलिस्ट में इनसे कौन सा रिलेट करता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियंट स्क्रिप्चर क्या है, ग्रंथ क्या है, वेदा है, पुराण है, पहला गुरु कौन होता है, माता या पिता। कौन सा आंसर सही है, यस या नो। कैपिटल कौन है इंडिया की, दिल्ली या मुंबई। अब देखिए चेकलिस्ट में आप क्या करते हैं, चेकलिस्ट में या तो आप ट्रू फॉल्स लगाते हैं, या आप यस नो लगाते हैं, या फिर आप राइट एंड रॉन्ग लगाते हैं कि क्या ये चीज़ उसके अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें ऐसी चीज़ दिख रही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि वेदर द चॉइस इज क्लियर, यस और नो। क्या विकल्प स्पष्ट है, हाँ या नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप्स प्रोविजनल इज ओपन एंडेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन ओपन एंडेड है। अब आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, एक था आपका क्लोज एंडेड, एक था आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जहां पर आपको ज़्यादा सोचने की फ्रीडम नहीं मिलती, मतलब मुट्ठी बंद है, और ओपन एंडेड जहां पर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, आप बहुत सारे आंसर किसी भी क्वेश्चन के बता सकते हैं। तो आपको बताना है ओपन एंडेड कौन सा है। पहला है कि आप किस नंबर को ऐड करेंगे कि आपको ये मिले। सपोज कीजिए यू विल गेट, आप कौन कौन से नंबर को ऐड कर सकते हैं कि आपको 8 मिले। अब आप 1 + 7 भी कर सकते हैं, आप 0 + 8 भी कर सकते हैं, 2 + 6 भी कर सकते हैं, 3 + 5 भी कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप 8 ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका एक से ज़्यादा आंसर बनता है। चलिए ये तो है। अगला है राइट एज मैनी वर्ड एज आर। आपको बहुत सारे वर्ड लिख ले, एज मैनी मतलब आप जितने ज़्यादा लिख सके। यहाँ पर भी क्या है, आपको पूरी फ्रीडम है, तो ये भी ओपन एंडेड हो गया। नेक्स्ट है आप कितने तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आप ट्रायंगल कितने तरीके से बना सकते हैं, आप एक्यूट ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल बनाइए, आप ऑब्ट्यूज बनाइए, अलग अलग मेजर लेके ट्रायंगल बनाइए, अलग अलग एंगल का मेजर लेके, साइड का मेजर लेके बनाइए। तो क्या वो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीडम है पूरी। तो ये भी आपका ओपन एंडेड है, यानी ए, बी और सी तीनों ही आपके ओपन एंडेड से रिलेट करते हैं। क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Which of the following is the meaning of co-curricular activity in the CCE pattern? इनमें से कौन सा co-curricular से रिलेट करता है। co-curricular क्या होती है, जो आपकी एक्स्ट्रा वोकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, गेम, स्पोर्ट्स, ड्रामा, प्लेज, जो भी हो गया, सिंगिंग, ये सब आपका co-curricular है। तो इनमें से कौन सा co-curricular यानी कि सहगामी गतिविधियों से रिलेट करता है। पहला लिटरेरी स्किल्स। अब आपने लिटरेरी स्किल्स सिखाया, वो आपने स्पेशली लैंग्वेज के लिए अलग से सिखाया, ये सब आपका ज़्यादातर सिलेबस का पार्ट नहीं होता। आपने क्रिएटिव स्किल्स, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया, ये भी को करिकुलर है। आपने उनको कुछ टेक्निकल स्किल सिखाया, आपने कम्युनिकेशन का स्किल सिखाया, ये भी सब आपका को करिकुलर ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पाठ्यक्रम में ज़्यादातर नहीं आती हैं, आपके करिकुलर में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which is not the right way of the following for formative assessment? इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए सही तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। चलिए बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप असाइनमेंट देते हैं। हाँ, हम देते हैं असाइनमेंट बच्चों को। ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, हम पूछते हैं। हमें बताना है कि क्या नहीं है। ठीक है,
अगला है सेशन एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप टर्म एंड के जो एग्जाम कराते हो। अब टर्म एंड के एग्जाम है वो होते हैं आपके समेटिव असेसमेंट, यानी कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेशन एग्जामिनेशन, सत्र परीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। After creating a teacher question paper, it checks if the questions are taking the test for the specific objective of the test. He is mainly concerned about the question paper. ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया और फिर वो देखती है कि जो उद्देश्य वो चाहती थी अपने टेस्ट के द्वारा पूरा करना, क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आपको मैंने बताया है ऑलरेडी। जब आप जो चीज़ टेस्ट के द्वारा मापना चाहते हैं और सेम चीज़ अगर आप माप सके तो वो हमेशा टेस्ट के वैलिडिटी यानी कि वैधता की बात होती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, कुछ ज़्यादा आपको ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं लगाना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं अब। What is the first stage of measurement? आप जब भी मेजरमेंट यानी कि माप करेंगे उसका सबसे पहला स्टेज क्या होगा? मेजरमेंट में आप क्या करेंगे? टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले टेस्ट बनाना शुरू कर देंगे। अब जैसे मुझे आपका मेजरमेंट करना है, मैं क्या करूँगी? सबसे पहले ये सोचूंगी ना मुझे आपके किस क्लास का टेस्ट लेना है, या फिर सीधा बस बुक खोल के टेस्ट बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि आखिर आपको मेजर क्या करना है। बाकी चीज़ें तो उसके बाद की हैं, टेस्ट बनाओ, टेस्ट को मैनेज करो। सबसे पहले तो ये सोचोगे कि आखिर मापना क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे आपके कौन से टॉपिक का टेस्ट लेना है, कौन सी क्लासेस का टेस्ट लेना है, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। डैश शुड बी केयरफुली डिजाइंड टू प्रिवेंट इनजस्टिस। आपको इसको बहुत ध्यान से जो है डिज़ाइन करना है ताकि कोई भी अन्याय ना हो। पहला मेजरमेंट स्ट्रेटजी, अगला है असेसमेंट स्ट्रेटजी, तीसरा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अगला है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखिए, जब भी बच्चों का आप आकलन करेंगे आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से केयरफुली डिज़ाइन करना है, क्योंकि अगर आपने बच्चों का असेसमेंट किस तरीके से करना है, आप किस तरीके से बच्चों का क्वांटिटेटिव यानी कि किस तरीके से आप उनकी स्कोरिंग करेंगे, किस तरीके से आप उनके गुणों का आकलन करेंगे, अगर आपने ये चीज़ ढंग से नहीं सेलेक्ट की है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकलन रणनीति। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following is not a major objective of testing with separate classroom? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग कक्षाओं में परीक्षण का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। जब भी आपने देखा है आपके जो टेस्ट होते हैं, आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में बैठ के होते हैं, क्योंकि एक पूरे प्लेग्राउंड में तो पूरे स्कूल को बिठा नहीं दिया जाता। तो अलग अलग क्लासेस में टेस्ट लेना का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? पहला है बच्चों की प्रायर नॉलेज को टेस्ट करना। अब जब भी आपका टेस्ट होता है, जैसे आज आपका टेस्ट हो रहा है, ये क्या है? आपकी प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हो रहा है कि आपको पहले से कितना पूर्व ज्ञान है। हमें तो बताना है जो नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। अगला है प्रोवाइडिंग करेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट, कि टेस्ट लेने के बाद बच्चों को हम किस तरीके से सुधार करना है वो बताएं। टेस्ट लेने का मकसद ये भी होता है, हमें तो बताना है नॉट, तो ये भी गलत हो गया। अगला है हम डिसीजन ले सके ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में। अब आप बताइए टेस्ट का ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है? कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि टेस्ट में हम अचीवमेंट करते हैं, बच्चों को रिस्पॉन्स बताते हैं, सही क्या आंसर होना चाहिए था, उनकी पुरानी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। Which cognitive process dimension falls under the decision making process based on standard or criteria? इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम मानकों और मानदंडों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि इनमें से किस में आप डिसीजन लेते हैं और किसके बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड, कुछ क्राइटेरिया, आपने कुछ मापदंड बनाए हुए हैं, उनके बीच पे उनके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में, इवैल्यूएशन में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में।
अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, इवैल्यूएशन में क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो आपने रिजल्ट बनाया है प्लस जो आपने क्वालिटेटिव रिजल्ट बनाया है, इनके ऊपर आप वैल्यू जजमेंट करते हैं या फिर आप बोल लीजिए डिसीजन लेते हैं। तो आपने क्या किया, ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा था आपका, ये हो गया आपका एक तरीके से क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया यानी कि इस मापदंड के ऊपर आप एक डिसीजन लेते हैं कि बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, बच्चा फेल हुआ, या फिर क्या उसके रैंक आया, तो आप डिसीजन लेते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए आपका इवैल्यूएशन ये चीज़ बिल्कुल फुलफिल कर रही है कंडीशन को, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट एंड इज नॉट सिनोनिमस विद असेसमेंट। इनमें से आप किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे की अचीवमेंट को जांचने के लिए? ठीक है, अब बच्चे के अचीवमेंट को आप कैसे जांचेंगे, किसने कितना अचीव किया वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन में ही हम जजमेंट देते हैं कि बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, पिछली बार से उसने कितना इम्प्रूव किया। जजमेंट किस में दिया जाता है? इवैल्यूएशन में ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। The centrally sponsored integrated scheme for children with disability aims at providing education opportunities to children with disability। अब आप चाहे तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये वाली स्टेटमेंट छोड़ दो। आपको क्या बताया था मैंने कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको आपको शिक्षा कैसे देनी है? अलग स्कूल में दोगे या फिर नॉर्मल जो आपके रेगुलर स्कूल होते हैं उनमें ही दोगे? आपको बताया था जो सेम क्लास है उसी क्लास में बच्चा बैठेगा, अलग क्लास में से जाके नहीं बिठाया जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इन रेगुलर स्कूल। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ टेक्स्ट बुक डज नॉट इंक्लूड, एक पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? ठीक है, पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे टॉपिक्स हो जिसके वजह से बच्चा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना सीखे। भैया ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए क्योंकि हमें बच्चों को सिखानी है ये चीज़ें। अगला है जेंडर डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। हमारी जो पुस्तकें होती है उनमें लिंग भेदभाव से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा पुस्तक में देखेगा वही चीज़ बच्चा सीखेगा। तो जेंडर डिफरेंस जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे कक्षा के पुस्तकों यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Ratish is a 19-year child who is abused in the class. What should the teacher do? एक ऐसा बच्चा है 19 साल का, मतलब जो कि बदतमीजी जिसके साथ हुई है या फिर करता है, आप कुछ भी ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे? पेरेंट को इन्फॉर्म करेंगे, पनिश करेंगे, एडवाइस करेंगे, इग्नोर करेंगे? तो आप देखिए हमेशा आपको पहले एडवाइस करना है। पेरेंट को इन्फॉर्म करने से पहले, पनिश करने से पहले आप खुद अपने लोकल लेवल पर उस प्रॉब्लम से डील करेंगे, और अगर आपसे वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने लेवल पर उसे डील करेंगे एडवाइस कर यानी कि सलाह देकर। क्लियर है? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following is not a sign of young learner has difficulty in reading? इनमें से कौन सा एक साइन यानी कि संकेत नहीं है कि बच्चे के अंदर पढ़ने से रिलेटेड कठिनाई यानी कि डिफिकल्टी है? ऑप्शन ए लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, यानी कि बच्चा जो है अक्षर और शब्द की पहचान में अगर दिक्कत कर रहा है तो देखिए ये एक पहचान होती है, क्योंकि जो डिस्लेक्सिया होता है उसके अंदर बच्चे को लेटर और वर्ड पहचानने में दिक्कत होती है। हमें तो बताना है जो साइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला है स्पीड एंड फ्लुएंसी, कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा स्पीड से बोल रहा है, कितना फ्लुएंटली बोल रहा है। अब आप बताइए, कोई तो फटाफट एकदम पूरी लाइंस बोल लेता है, कोई धीरे धीरे बोलता है, इसका डिफ़िकल्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बहुत तेज़ फराटेदार इंग्लिश बोलता है, कोई धीरे बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है रीडिंग से रिलेटेड या डिफ़िकल्टी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 स्पीड एंड फ्लुएंसी। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। Which of the following is not an example of learning difficulty in student? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कि बच्चों के अंदर लर्निंग डिफिकल्टी है? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट।
पहला है कि बच्चा थोड़े ही टाइम के लिए अटेंशन दे पा रहा है। अगर कोई भी बच्चा क्लास में प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता है, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक से अगर उसका अटेंशन बहुत जल्दी हटता है, तो ये एक लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है और आपको बताना है जो नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कि उसका मोटिवेशन बहुत नॉर्मल है लर्निंग को लेके। अब देखिए ये लर्निंग डिफिकल्टी से कैसे रिलेट करता है, तो करेगा ही नहीं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए जो 3 है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये दोनों ही उसके लर्निंग डिफिकल्टी से रिलेट करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका कहीं से भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सामान्य सीखने की प्रेरणा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अ स्टूडेंट विद लर्निंग प्रॉब्लम इज। अगर किसी बच्चे को लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे बेहतर उपचार उसके लिए क्या होगा? उससे हार्डवर्क कराइए, उसे लाइब्रेरी में भेजिए, उसे प्राइवेट ट्यूशन दे दिए, या फिर अगर जहाँ पर कमी आ रही है उसके लिए रेमिडियल टीचिंग दीजिए। अब देखिए हार्ड वर्क, लाइब्रेरी में बिठाना, प्राइवेट टीचिंग, ये सब सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशन क्या होते हैं? उसकी डायग्नोस्टिक करो, यानी कि कहाँ पर उसे कमी आ रही है वो पहचानो, और जहाँ पर कमी आ रही है उसके बाद उसे रेमिडियल यानी कि आपका उपचारात्मक शिक्षण उसे दीजिए, ताकि जहाँ पर भी उसकी कमी आ रही है उसे आप सुधार सकें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, What should the teacher do before starting the lesson in the class? सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहले जो पढ़ाया था उसे क्वेश्चन पूछे, या फिर जो आज नया कॉन्सेप्ट मैं अपने क्लास में पढ़ाने जाऊंगी उससे रिलेटेड बच्चों के पास अगर कुछ प्रीवियस नॉलेज है तो वो पूछे, या फिर धड़ल्ले से जाके फटाफट अपना नया लेसन स्टार्ट कर दे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए, आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आपको पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, ताकि आप नोन से अननोन की तरफ जा सके। उनको जो चीज़ पता है उनको वहाँ से लेके वहाँ तक ले जाइए जो चीज़ उनको नहीं पता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। What should teachers do to solve the questions by student? टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें? पहला, टाइम टू टाइम उन्हें क्वेश्चंस दे। यस, ये होगा क्योंकि मैं क्या करती हूँ, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट देती हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को आंसर कर सको। अगला है, सॉल्व करने के बाद उनको इम्प्रूव करें। हम भी यही चीज़ करते हैं, जब आप टेस्ट दे देते हैं तो हम आपके लिए सेशन रखते हैं जिसमें हम बताते हैं क्या सही आंसर थे, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है, आप डिस्कस करें जो सही आंसर होंगे। हम भी अपना डिस्कशन रखते हैं कि क्या बेहतर आंसर था। तो देखिए तीनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए किस तरीके से आपके डेली लाइफ से ये क्वेश्चन हमने रिलेट कर लिया। ठीक है, चलिए आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया इज यूजफुल विद टीचर सेंटर्ड अप्रोच? टीचर सेंटर्ड अप्रोच से क्या रिलेट करता है? पहला, इसमें आप बच्चों को गाइड करते हैं। यस, हम गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब टीचर करती है। अगला, इसके लिए आपके लिए पॉजिटिव और करेक्टिव टीचर चाहिए। क्या होता है, कई बार टीचर को ही सारी चीज़ करनी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला टीचर चाहिए, जब भी जाके जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो एकदम सही रूप से काम करेगा। और नेक्स्ट है, ताकि बच्चों की सेफ्टी हो सके। सपोज कीजिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है केमिकल से रिलेटेड। अब आप केमिकल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों से तो नहीं करा सकते, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको ही करना पड़ेगा। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच से आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Which one of the following factors falls with respect to the benefit of teacher oriented approach? इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का? पहला है रोट मेमोरी। अब देखिए, चाहे बेनिफिट बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए,
टीचर ओरिएंटेड अप्रोच में रोट लर्निंग होती ही होती है। अगला है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा सीधा टीचर पढ़ाता है डायरेक्टली जाके, ये भी होता है। नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ कॉम्पिटेंस, टीचर सेंटर्ड में यही बोला जाता है कि जो टीचर है उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो उसके पास मास्टरी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। हमें तो बताना है जो फॉल्स है, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच से रिलेट नहीं करता। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, हमें क्या बताना है जो नहीं करता, तो ये हमारे तीनों नहीं होंगे आंसर। लास्ट है एम्फेसिस ऑन एक्शनल मेथड, यानी कि क्रियात्मक। एक्शनल मेथड यानी कि जहाँ पर कुछ कर कर सीखा जाए, कर कर सीखा जाए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से सीखा जाए। और टीचर सेंटर्ड में कभी भी लर्निंग बाय डूइंग से सीखा नहीं जाता, यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ बैठकर सुनता है। तो टीचर सेंटर्ड के हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, एबिलिटी बेस्ड अप्रोच इज जनरली कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू विच अप्रोच, जो आपकी योग्यता आधारित उपागम है वो किससे रिलेट करती है। अब देखिए एबिलिटी यानी किस में योग्यता है, जब आप उसके हिसाब से पढ़ाएं। और आप किसकी योग्यता, आप बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, बच्चों में कितनी योग्यता है, बच्चों का लेवल क्या है पढ़ने का, किस बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट समझ आएगा, आप उसी हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट प्लान करते हैं। तो एबिलिटी, किसकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हैं आप पढ़ाते हैं, बच्चों की कितनी एबिलिटी है कॉन्सेप्ट को समझने की, उसी हिसाब से जब आप अपना मटेरियल पढ़ाने का तैयार करते हैं तो वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि एबिलिटी बेस्ड अप्रोच कहलाता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आंसर से लिंक किया जाता है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो आपका लर्नर सेंटर्ड यानी कि जहां पर बच्चों को केंद्र रखा जाता है उसका सबसे मेन फीचर क्या है। पहला, यहाँ पर टीचिंग होती है बच्चों के हिसाब से, एकदम सही है, क्योंकि बच्चों की जो नीड है, बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से ही हम अपनी टीचिंग प्लान करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों के मोटिवेशन को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। और जो टीचर होता है उसका रोल होता है सॉल्वर का, मतलब कि प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, यानी कि जो गाइड करे, जो फैसिलिटेट करे, टीचर का यही रोल होता है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक बिल्कुल डिटेल में एनालाइज कर लिया है। हर एक बच्चा जो एक क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है उसका आंसर करेगा, प्लस अपना स्कोर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे। देखिए फॉर्मेट देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड लिखेंगे, ठीक है, उनमें से आपके इसी फॉर्मेट में करना है, ये आपका टास्क है। उसमें से आपके करेक्ट कितने थे और आपके इनकरेक्ट कितने थे, आप ये डाटा हर एक बच्चा आज कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे प्रोवाइड कराएगा। ये आपका अपना सेल्फ इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको हमारा आज के सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। प्लस अगर आपके नोन में कोई है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।